डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि दर्शन में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। महामारी के इस दौर में भी कृषि क्षेत्र ने बेहतर प्रदर्शन किया है और रिकॉर्ड स्थापित किए हैं, और ये सब कुछ संभव हो पाया है हमारे किसानों की मेहनत की वजह से, जो कि खेतों में लगातार बने रहे ताकि हमारे घरों तक भोजन पहुंचता रहे। इसीलिए इस कार्यक्रम के माध्यम से हम वो तमाम जानकारियां अपने किसानों तक पहुंचाते हैं जिनका वो उचित इस्तेमाल कर खेती किसानी को फायदेमंद बना सकें। हमेशा की तरह कार्यक्रम की शुरुआत होगी विज्ञान और किसान से, उसके बाद बात करेंगे कृषि स्टार्टअप की और अंत में दिखाएंगे फार्मिंग इंडिया। तो चलिए शुरुआत करते हैं कृषि दर्शन की। सबसे पहले नजर विज्ञान और किसान पर, जिसमें हम आपको बताते हैं नई तकनीक और नई वैरायटियों के बारे में जिसका इस्तेमाल कर हमारे किसान अच्छे बीज प्राप्त कर सकते हैं और नई तकनीक का इस्तेमाल कर अच्छी फसल प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज क्या विशेष है विज्ञान और किसान में। विज्ञान और किसान में आज हम आपको बताएंगे अमरूद की एक ऐसी किस्म के बारे में जिसका इस्तेमाल कर हमारे किसानों ने फ़ायदा हासिल किया है, और इस किस्म का नाम है अर्का किरण F1 हाइब्रिड। जी हाँ, किस तरीके से हमारे किसान इसका उपयोग कर सकते हैं, इसका चुनाव कर सकते हैं और अच्छी फसल प्राप्त कर सकते हैं, अच्छे दाम इसके बाजार में ले सकते हैं, क्या खूबी है इस किस्म की, आइए जानते हैं। अमरूद आमतौर पर हरे रंग का होता है, लेकिन आजकल ऐसी किस्में भी मौजूद हैं जो काटने पर अंदर से लाल निकलती हैं। अर्का किरण अमरूद F1 हाइब्रिड भी ऐसी ही किस्म है। इसमें लाइकोपीन की उच्च मात्रा पाई जाती है। 100 ग्राम अमरूद में 7.14 मिलीग्राम। ये मात्रा दूसरी कई किस्मों के मुकाबले काफी ज्यादा है। लाइकोपीन स्वास्थ्य के लिए बेहतर है, खासतौर से प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है। अर्का किरण का गूदा कड़ा और गहरे लाल रंग का होता है। फलों का आकार गोल, न ज्यादा छोटा न ज्यादा बड़ा। यही वजह है कि ये किस्म व्यावसायिक दृष्टि से काफी बेहतर मानी जाती है। इसके पौधे काफी फलदार होते हैं और दूसरी किस्मों के मुकाबले पहले ही पक जाते हैं। इनके पकने के दौरान बाजार में अमरूद की बहुत ज्यादा आवक नहीं हो रही होती। यही वजह है कि बाजार में इसके बेहतर भाव की उम्मीद रहती है। अर्का किरण अमरूद F1 हाइब्रिड को बेंगलुरु स्थित बागवानी अनुसंधान संस्थान ने तैयार किया है। कई किसान हैं जो इस किस्म से खासे प्रभावित हुए और इन्होंने इसकी खेती की जानकारी हासिल करने के लिए बेंगलुरु का दौरा भी किया। फिर बाकायदा प्रशिक्षण लेकर इसकी खेती शुरू की और लाखों की कमाई की। अर्का किरण की अच्छी फसल के लिए 1 एकड़ जमीन में 2000 पौधे लगाने होंगे। ये रोपाई की उच्च घनत्व वाली विधि है, जिसमें पौधों से पौधों के बीच 1 मीटर का, जबकि कतार से कतार के दरमियान 2 मीटर का फासला रखा जाता है। अर्का किरण को साल में 2 बार रोपा जा सकता है, एक बार फरवरी में और दूसरी बार सितंबर में या उसके आसपास। अगर आप और ज्यादा कमाई करना चाहते हैं तो प्रोसेसिंग का सहारा ले सकते हैं। अर्का किरण जूस बनाने के लिए उम्दा किस्म है। इसका 1 लीटर जूस 60 रुपए तक बिक जाता है। और अब बात करते हैं कृषि कैलेंडर की, जिसमें हम आपको माह के अनुसार बताते हैं कि अलग अलग फसलों में कौन सी विशेष बातें हैं जिसका ध्यान रखना जरूरी है, क्या है विशेषज्ञों की सलाह। आज इसी सिलसिले में आपको बताएंगे कि जून के महीने में अरहर फसल में कौन कौन सी खास बातें हैं जिसका ध्यान रखना जरूरी है। तो आइए डालते हैं नजर।
जून का महीना अरहर की बुआई के लिए सबसे उपयुक्त माना गया है। अरहर की खेती के लिए दोमट या रेतीली मिट्टी उपयुक्त मानी गई है। खेत की पहली जुताई के लिए मिट्टी पलटने वाले हल का उपयोग करना चाहिए। इसके बाद 2 से 3 जुताई आप देसी हल से भी कर सकते हैं। अरहर की खेती में बुआई के समय, फली बनते समय और उसके बाद आवश्यकता अनुसार सिंचाई की जरूरत होती है। वर्षा के दिनों में प्राय सिंचाई की कोई जरूरत नहीं होती है, लेकिन ध्यान रहे कि खेतों में पानी न भरे। इसी के साथ ही यहाँ वक्त छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी कृषि दर्शन जारी रहेगा। बने रहे हमारे साथ, देखते रहें कृषि दर्शन। छोटा सा ब्रेक। किसान भाइयों, गांठ बांध लो, गांठ बांध लो। बहुत बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो। मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ। जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो। इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों, गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। आइए अब नजर डालते हैं कृषि स्टार्टअप पर। कृषि स्टार्टअप में आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे कामयाब किसान सुभाष पालेकर से, जिन्हें पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया है। जी हां, जैसे कि आप जानते हैं कि रासायनिक खेती से बहुत तरह के नुकसान होते हैं। इससे न सिर्फ मिट्टी की गुणवत्ता प्रभावित होती है, बल्कि हमारे स्वास्थ्य पर भी इसका विपरीत असर पड़ता है। और इस बात को सुभाष पालेकर ने बहुत अच्छे तरीके से समझा और अन्य किसानों को भी इसकी जानकारी दी कि कैसे वो जैविक चीज़ों का इस्तेमाल कर खेती कर सकते हैं। और उन्होंने इसके बारे में तमाम किसानों को बताया और उन्हें अपने साथ जोड़ा। जी हाँ, उन्होंने जानकारी दी कि कैसे जीरो बजट खेती की जा सकती है और क्या है इसके लाभ। आइए जानते हैं। सुभाष पालेकर एक भारतीय कृषक एवं कृषि विशेषज्ञ हैं। इन्होंने शून्य बजट प्राकृतिक कृषि का आविष्कार किया और ऐसी तकनीक विकसित की है जिसमें कृषि करने के लिए किसी भी रासायनिक कीटनाशक का उपयोग नहीं किया जाता और न ही बाजार से अन्य औषधियाँ खरीदने की आवश्यकता पड़ती है। इन्होंने भारत में इस विषय पर कई कार्यशालाओं का आयोजन किया है। सुभाष पालेकर का जन्म वर्ष 1949 में भारत में महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में बेलोरा नाम के एक छोटे से गांव में हुआ था। इन्होंने नागपुर से कृषि विषय में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। कॉलेज की शिक्षा के दौरान वह सतपुड़ा आदिवासी क्षेत्र में जाकर उनकी समस्याओं के बारे में आदिवासियों के साथ काम किया। पढ़ाई के बाद वर्ष 1972 में वे अपने पिता के साथ कृषि करने लगे। उनके पिता एक किसान थे, लेकिन कॉलेज में रासायनिक कृषि सीखने के बाद इन्होंने भी रासायनिक कृषि करना शुरू किया। वर्ष 1986 से 88 के दौरान सुभाष पालेकर ने जंगली वनस्पतियों का अध्ययन करना शुरू किया। तब इन्होंने पाया कि जंगलों में एक स्वविकसित, स्वपोषित और पूरी तरह से आत्मनिर्भर प्राकृतिक व्यवस्था विद्यमान है। जंगलों में एक पारिस्थितिकी तंत्र है जिस पर वनस्पतियों का विकास होता है। उन्होंने प्राकृतिक व्यवस्था का अध्ययन किया। वर्ष 1989 से 1995 के दौरान जंगल की उन प्राकृतिक प्रक्रियाओं का अपने खेत पर परीक्षण कर देखा। इन 6 वर्षों के शोध के कार्य के दौरान उन्होंने 154 अनुसंधान परियोजनाएं पूर्ण की। इसके बाद सुभाष पालेकर ने शून्य बजट प्राकृतिक कृषि की तकनीक आरंभ की, जिसका प्रचार उन्होंने कार्यशालाओं, सेमिनार के माध्यम से किया और इस विषय पर मराठी, हिंदी, अंग्रेजी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल भाषाओं में अपनी पुस्तकें लिखी और भारत भर में किसानों के द्वारा स्थापित कृषि के हजारों मॉडल भी विकसित किए।
सुभाष पालेकर का अधिकतर समय किसानों के प्रशिक्षण शिविर में बीतता है। यह किसानों को निशुल्क कृषि प्रशिक्षण भी देते हैं। पिछले 20 सालों से लगातार शून्य लागत प्राकृतिक कृषि की खेती का प्रशिक्षण देने सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जाते रहे हैं। आज इस पद्धति को अपनाकर लाखों को बिना लागत के खेती से अपनी आय बढ़ाते हुए मुनाफा कमा रहे हैं। सुभाष पालेकर ने शून्य बजट प्राकृतिक कृषि को विकसित कर कृषि के क्षेत्र में काफी बड़ा योगदान दिया है। इनके इस प्रयास से खेती की नई दिशा तो मिली ही है, साथ ही इन्होंने किसानों को भी प्रोत्साहित किया है। प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देकर इन्होंने कृषि को और भी मजबूती दी है। साथ ही किसानों को कम लागत में अधिक मुनाफा देने वाले रास्ते से भी अवगत कराया है, जिसके फलस्वरूप किसान अपनी आय दुगनी करने में भी सफलता हासिल कर सकेंगे। तो अभी आपने जाना जीरो बजट खेती के बारे में। इसी के साथ ही यहाँ वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे फार्मिंग इंडिया की। कहीं मत जाएगा, देखते रहें कृषि दर्शन। छोटा सा ब्रेक। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बहुत बहुत है काम की समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। आइए अब नजर डालते हैं फार्मिंग इंडिया पर। सोयाबीन खेती करने के लिए सबसे पहले जरूरी होते हैं भूमि निर्वाचन। कौन सी जमीन में सोयाबीन बढ़िया होती है? रेतीली लोम या दोमट जमीन या जिस जमीन में कार्बनिक जैविक कार्बन सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, उस जमीन में सोयाबीन खेती बहुत बढ़िया होता है। सोयाबीन जहाँ किया जाता है उस जमीन पे हर 2-3 साल के बाद कम से कम एक बार गहरी जुताई कर लेना चाहिए। वर्षा आने के बाद सोयाबीन बोने के लिए फील्ड को कम से कम 2 या 3 बार कल्टीवेटर और पाटा चलाकर समतल कर लेना चाहिए। अंतिम बार कल्टीवेटर चलाने के समय प्रति हेक्टेयर के लिए 5 से 10 टन गोबर का खाद या 2.5 टन मुर्गी का खाद मिलाकर दे देना चाहिए। उत्तर मैदानी क्षेत्र जिसमें हमारा दिल्ली भी शामिल है, इसमें सोयाबीन के किस्में जैसे पूसा 12, SL 952, NRC 130 आदि उत्तम किस्में माना जाता है। मध्य क्षेत्र के लिए जिसमें मध्य प्रदेश भी आते हैं, उसके लिए JS 2034, JS 116, JS 335, NRC 128 आदि उत्तम किस्में माना जाता है। सोयाबीन का बीजों का अंकुरन 100% 70 से कम नहीं होना चाहिए। अगर प्रतिशत 70 से कम है तो सोयाबीन का बीज का दर भी उसी हिसाब से बढ़ाना चाहिए। बुआई से पहले सोयाबीन बीजों को थीराम, कार्बेंडाजिम आदि दवाई से शोधन कर लेना चाहिए। रीज एंड फारो पद्धति या चौरी करियों के ऊपर सोयाबीन का सोइंग करना चाहिए। सोयाबीन का बोनी हमेशा कटारों पर करना चाहिए। एक कटारों से दूसरी कटारों का दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर होना चाहिए। पौधों से पौधों की दूरी भी 4 से 5 सेंटीमीटर होना चाहिए और सोयाबीन के बीज 3 से 4 सेंटीमीटर की ज्यादा गहराई में बोना नहीं चाहिए। हर प्रति हेक्टेयर में 65 से लेकर 75 किलोग्राम बीजों का जरूरी होता है। प्रायः प्रति हेक्टेयर के लिए 56 किलोग्राम यूरिया
450 से लेकर 625 किलोग्राम सुपर फास्फेट एवं 34 से लेकर 84 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से म्यूरेट ऑफ पोटाश व्यवहार करना जरूरी होता है। जून 15 या 20 से जुलाई 5 तक यह समय सोयाबीन बोने के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। सोयाबीन वर्षा निर्भर फसल है, परंतु लंबी अवधि तक अगर बारिश नहीं होते हैं तो सोयाबीन में जल प्रबंधन का बंदोबस्त करना जरूरी होता है। नवजात पौधा, फल आना, फली भरना, इस समय पानी का बहुत जरूरी होता है। सोयाबीन का दूसरा समस्या होता है खरपतवार। खरपतवार नियंत्रण करने के लिए दवाई भी छिड़काव कर सकते हैं, परंतु विशेषज्ञों की सलाह पर ही यह काम करना चाहिए। इससे फलों का नुकसान नहीं होता। हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। इसे मनाने के पीछे मकसद ये है कि हम पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझ सकें और एक बार फिर से हम याद करें कि अगर पर्यावरण नहीं होगा तो हमारा वजूद भी नहीं होगा। इसीलिए प्रकृति से प्रेम बहुत महत्वपूर्ण है, साथ ही उसके प्रति अपनी जिम्मेदारी भी निभाना चाहिए। आइए आपको बताते हैं कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर AK सिंह ने क्या जानकारी दी, किस तरीके से हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं, कौन कौन सी खास बातें हैं जिसे अपने स्तर पर हमें अपनाना जरूरी है। आइए देखते हैं इस बातचीत के अंश। पूरे विश्व में 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। सन 2021 से लेकर के 30 का जो दशक है उसको इकोसिस्टम रेस्टोरेशन दशक के रूप में मनाया जा रहा है। और इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस का जो मुख्य केंद्र बिंदु है वह है री इमेजिन, रिक्रिएट एंड रिस्टोर। किस प्रकार से आप अपने पर्यावरण को पुनर्स्थापित कर सकते हैं। जो विविधता पर्यावरण के अंदर थी उसमें से कुछ का क्षरण हो गया है, उसको दोबारा किस प्रकार से पुनर्स्थापित कर सकते हैं, इसके ऊपर जोर देना है। खासकर हमारी जो धान की पराली होती है उससे बायोइथेनॉल प्रोडक्शन किया जा सकता है। देश में करीब करीब 170 मिलियन टन पराली होती है और उसमें काफ़ी मात्रा में आग लगाई जाती है। तो इसको हम वेस्ट से वेल्थ के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए बहुत सारी टेक्नोलॉजी अब आ गई है। कई सारी फैक्ट्रीज पंजाब में, हरियाणा में लगी हैं और इस दिशा में बहुत अच्छा कार्य शुरू हुआ है। इसके साथ साथ मक्का एक फसल है जिसमें बायोइथेनॉल प्रोडक्शन के लिए बहुत बड़ी संभावना है। मक्के में हमारी 3 तरह की किस्में होती हैं। एक वैक्सीकॉर्न होता है, वैक्सीकॉर्न के अंदर बायोइथेनॉल की मात्रा ज़्यादा होती है। उसी तरह से स्वीट कॉर्न होता है, तो स्वीट कॉर्न के पूरे पौधे से जब वो हरी अवस्था में होता है उसमें से बायोइथेनॉल का प्रोडक्शन हम कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं मक्के का जो तना होता है उसके अंदर लिग्निन पाया जाता है और लिग्निन के कुछ ऐसे प्रजातियां मक्के की हैं जिनमें कि लिग्निन की मात्रा कम पाई जाती है और उनसे बायोइथेनॉल की मात्रा और बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से तीनों स्रोतों से मक्के से हम बायोइथेनॉल बना सकते हैं। और गन्ने से तो आप जानते हैं गन्ने से शुगर केन के द्वारा बायोइथेनॉल की प्रोडक्शन की काफ़ी संभावना है। तो कृषि के क्षेत्र में इन नई विधाओं पर हम लोग कार्य करेंगे संस्थान में भी, ताकि जो आगे आने वाली आवश्यकता होगी 20% ब्लेंडिंग की उसको हम पूरा कर सकें और किसानों को इस विविधीकरण से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। और आइए अब जानते हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सहायक महानिदेशक डॉक्टर DK यादव ने पर्यावरण संरक्षण को लेकर क्या कहा। जो पर्यावरण का एक मुख्य अवयव पेड़ पौधे होते हैं जिन्हें हमें बचाना है और कृषि उसका एक मुख्य आधार है। तो कृषि में भी हम किस तरह से पर्यावरण को बचा सकते हैं, इस क्रम में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा विभिन्न कार्य किए जाते हैं। जिसमें से पहला है कि हम जो जितनी किस्में हम निकालते हैं वो पर्यावरण के प्रति सहनशील हों और विभिन्न बीमारी कीड़ों आदि से वो उनके प्रतिरोधकता हो, जिससे कि हम जो विभिन्न रसायन प्रयोग करते हैं उनको हम मात्रा हम कम कर सकें। इसी क्रम में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने पिछले 6 वर्षों में 1575 विभिन्न फसलों की किस्में विकसित की, जिसमें से कि 1300 किस्में जो हैं वो विभिन्न जो हमारे बायोटिक एबायोटिक स्ट्रेसेज हैं उनके प्रति प्रतिरोधी हैं, जिसमें कि विभिन्न बीमारियां, कीड़ों का प्रकोप, खरपतवारों का प्रकोप आदि। तो ये किस्में निश्चित रूप से पर्यावरण को बचाने के लिए एक बहुत ही कारगर सिद्ध हो रही हैं
और इन किस्मों का ज़्यादा से ज़्यादा हम किसान भाइयों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनका बीज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम पर्यावरण को बचा सके। और आइए इस भाग में आपको बताते हैं एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के बारे में, किस तरीके से इससे कृषि के क्षेत्र को गति मिल सकती है और इसे और मजबूत बनाया जा सकता है, किस दिशा में काम हो रहा है और कैसे कृषि के क्षेत्र को इससे लाभ होगा। आइए डालते हैं नजर। कृषि क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए अवसंरचना यानी बुनियादी ढांचा बहुत ही महत्वपूर्ण है। सरकार कटाई उपरांत प्रबंधन तंत्र को मजबूत कर रही है। इसके लिए लॉकडाउन के दौरान वित्त मंत्री ने 1 लाख करोड़ रुपए के कृषि अवसंरचना कोष का ऐलान किया था। ये रकम बैंकों और वित्तीय संस्थानों के माध्यम से ऋण के तौर पर दी जानी है। आम किसानों के अलावा प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटी, विपणन सहकारिता सोसाइटी, कृषि उत्पादक संगठन, स्वयं सहायता समूह, बहुउद्देशीय सहकारिता सोसाइटी, कृषि उद्यम और स्टार्टअप इसके माध्यम से ऋण ले सकते हैं। 2 करोड़ तक के कर्ज पर ब्याज में 3% तक की छूट का प्रावधान किया गया है। ये योजना फिलहाल 10 साल के लिए है, यानी 2020-21 से 2029-30 तक। 1 लाख करोड़ की रकम 4 साल में जारी की जाएगी। पहले साल 10,000 करोड़ रुपए और फिर अगले 3 वित्तीय वर्षों में 30-30 हजार करोड़। भारत की 58% जनसंख्या की रोजी रोटी का दारोमदार कृषि और उससे जुड़े व्यवसायों पर है। ज्यादातर किसानों की सालाना आय बहुत कम है। कटाई उपरांत सही बुनियादी ढांचा न होने की वजह से 15 से 20% उपज बर्बाद हो जाती है, जबकि दूसरे देशों में यह आंकड़ा 5 से 15% है। कृषि अवसंरचना कोष का उद्देश्य ऐसे ढांचे का विकास करना है जिसमें किसान अपनी उपज बिना बिचौलिए के सीधे बेच सके और कटाई के उपरांत उनकी फसल में बर्बादी भी कम हो। इससे निश्चित तौर पर उनकी आमदनी बढ़ेगी। कृषि अवसंरचना कोष ग्रामीण क्षेत्रों में भंडार गृहों, शीत गृहों, पैक हाउस के निर्माण और उनके विकास के अलावा बाजार व्यवस्था को दुरुस्त करने पर खर्च होना है। साथ ही प्रसंस्करण इकाइयां भी इसका लाभ उठा सकती हैं। प्रसंस्करण से फसलों का मूल्यवर्धन होगा और भंडार गृहों के निर्माण से किसान को अपनी फसल रोक कर रखने में मदद मिलेगी। फसल को रोकने का फायदा ये होगा कि बाजार में जब भी बेहतर भाव होगा तब वो फसल बेच सकेंगे। और आइए अब आपको बताते हैं कृषि संबंधी मोबाइल ऐप के बारे में, ताकि हमारे किसान इसे अपने मोबाइल पर डाउनलोड कर सकें और खेती किसानी से संबंधित तमाम योजनाओं के बारे में उन्हें जानकारी मिल सके। देश भर में किसानों तक पहुंच को और अधिक व्यापक बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा ये ऐप लॉन्च किया गया। पीएम किसान ऐप राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। पीएम किसान ऐप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पर आधारित एप्लीकेशन है। किसान मोबाइल ऐप को कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग द्वारा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया गया है। भारत सरकार ने लघु और सीमांत किसानों की आय बढ़ाने के लिए एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि शुरू की। सरकार द्वारा पीएम किसान ऐप के तहत कृषि योजनाओं की जानकारियां और लाभार्थियों तक उसकी पहुंच के लिए कई उपाय किए जा रहे हैं। इस ऐप में योजना के लिए अनिवार्य स्व पंजीकरण, भुगतान की स्थिति की जांच और आधार के अनुसार नाम में सुधार करने की सुविधा भी उपलब्ध है। और आइए बात करते हैं ट्विटर प्लेट की, जिसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से गरीबों तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ पहुंच रहा है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने क्या जानकारी दी, किस तरीके से इससे फायदे हो रहे हैं, आइए देखते हैं ट्विटर प्लेट पर। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को बढ़ाकर अब दीपावली तक कर दिया गया है, यानी नवंबर तक 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को हर महीने तय मात्रा में मुफ्त अनाज उपलब्ध होगा। मोदी सरकार हर परिस्थिति में देश की गरीब जनता के साथ खड़ी है। तो ये था हमारा आज का कृषि दर्शन। अब हमारा कार्यक्रम YouTube पर भी आप देख सकते हैं। इसके लिए YouTube पर जाकर डीडी किसान सर्च कीजिए, हमारे चैनल पर क्लिक कीजिए और सर्च इंजन में जाके कृषि दर्शन के सभी प्रसारित प्रोग्राम्स देखिए। इसके अलावा आप हमारा बारकोड स्कैन करके भी हमारे प्रोग्राम्स देख सकते हैं।
अगर आपके कोई सुझाव है तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। अगर आप चाहें तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता है krishidarshan@gmail.com। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। कृषि दर्शन के नए अंक में नई जानकारियों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। लेकिन आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, कोरोना से बचने के तमाम जो उपाय हैं उन्हें अपनाते रहें और इसी कामना के साथ यहाँ लेंगे आपसे विदा। लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।